फ्रेंड्स, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है यूनिट एंड डायमेंशन। उसे आप यूनिट एंड मेजरमेंट कह सकते हैं। तो आज की इस वीडियो हम लोग यूनिट के बारे में डिस्कशन करेंगे और इसके थोड़ा सा इधर उधर डिस्कशन करेंगे। आगे जो है नेक्स्ट वीडियो हम लोग डायमेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं यूनिट्स क्या होता है। यूनिट इज अ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज। ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड थिंग्स है, कोई भी चीज़ है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड किया गया, और ये किसके लिए होता है, यूज हो जाता है क्वांटिटीज। क्वांटिटीज मीन्स फिजिकल क्वांटिटी, है ना। फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने में यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये कितने टाइप्स के होते हैं वो सब आगे देखते हैं। अब ये तो समझ में आ गई। अब होती है मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ अ न्यूमेरिक क्वांटिटी अलोंग विद अ रिलेवेंट यूनिट। अब होता क्या है, जैसे कि आपने घर से कोचिंग गया तो उसके बीच का कुछ तो डिस्टेंस होगा, मान लेते 5 किलोमीटर ये डिस्टेंस है। तो ये जो किलोमीटर है ये यूनिट है, और ये 5 जो है ये न्यूमेरिक क्वांटिटी है। तो यही इस पॉइंट का मतलब बताने का मतलब हुआ कि ये जो मेजरमेंट जो होता है किसी चीज़ का, वो न्यूमेरिक क्वांटिटी के साथ साथ रिलेवेंट मतलब जो उसके लिए सही होगा। अब यहाँ पे 5 किलोग्राम तो नहीं लिख देंगे कि आपके कोचिंग और स्कूल के बीच 5 किलोग्राम डिस्टेंस है, तो 5 किलोमीटर लिखना होगा। तो जो रिलेवेंट यूनिट होता है वो इस तरह से लिखा जाता है। इसका मतलब ये है। चलिए आगे कहता है, यूनिट्स फॉर फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज लाइक लेंथ एक्सटेंशन आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट्स को हम लोग कहते हैं मूल राशि या भौतिक राशि। सॉरी भौतिक नहीं, हाँ मूल मात्रक कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक या फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है कि ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है। ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता, ये खुद का इसका यूनिट्स होता है, जैसे कि अभी हम देखने वाले हैं। तो यूनिट्स फॉर फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। इट मीन्स फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए जो यूनिट्स होगा उसे फंडामेंटल यूनिट्स कहेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटी कैसा कैसा होगा, तो लेंथ हो गया, टाइम हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इंटेंसिटी हो गया, है ना। ये सब चीज़ें क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स हैं। इसके बारे में आगे हम देखने वाले हैं कि फंडामेंटल यूनिट्स 7 होते हैं। ये सब चीज़ आगे देखेंगे, ठीक है। विच वेयर कंबाइंड ऑफ फंडामेंटल यूनिट कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स। और एक होता है मैंने बताया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, दो टाइप्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा होता है ड्राइव क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी का जो यूनिट होता है उसे फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, और ड्राइव्ड क्वांटिटी का जो यूनिट होता है उसे ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं। ड्राइव्ड क्वांटिटी जो होता है वो फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। सिमिलरली ड्राइव्ड यूनिट जो होता है वो या फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंडेंट होता है। जैसे कि हम लोग देखें कि विच यूनिट्स आर कंबाइंड ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट जो है ये कहाँ से आएगा, अपने से नहीं आएगा, फंडामेंटल यूनिट से आएगा। जैसे कि अगर हम एरिया का अगर हम आपसे पूछे कि एरिया का यूनिट क्या होता है, तो आप बोलोगे मीटर स्क्वायर। अब बताओ कि ये जो आया है ये कहाँ से आया, मीटर से, और मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का। इट मीन्स कि एरिया का जो यूनिट है वो लेंथ के यूनिट पे डिपेंडेंट है। लेंथ के यूनिट पे ये क्या है, डिपेंडेंट है। तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा ड्राइव्ड यूनिट, और ये लेंथ मीन्स मीटर जो है ये हो जाएगा फंडामेंटल यूनिट से। ड्राइव्ड यूनिट किस तरह से फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंडेंट है ये हम लोग देख लिए। अब बढ़ते हैं आगे है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट्स सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स फ्रेंच फॉर इंटरनेशनल सिस्टम और SI। इट वाज डेवलप्ड एंड रिकमेंडेड बाय जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर इन 1971। 1971 में क्या हुआ था कि एक और यूनिट्स का सिस्टम ऑफ यूनिट कह ले क्या होता है कि हम लोग देखते हैं पहले सिस्टम यूनिट फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स टुगेदर फॉर्म अ सिस्टम। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या होता है कि सभी जितने भी यूनिट्स हैं फंडामेंटल और ड्राइव सभी एक दूसरे के जो अगर एक दूसरे को साथ मिला दो तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। पूरा का पूरा सिस्टम हो जाएगा यूनिट का, उसके अंदर जितने भी यूनिट्स होंगे सभी आ जाएंगे। तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो गया। ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो गया इसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट जो किया गया वो 1971 में एक एक्सेप्ट, इसको आगे आप अच्छे से समझ जाओगे आगे कि 1971 में जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या एक्सेप्ट किया गया। तो इसको हम थोड़ा सा नीचे जानते हैं। पहले जो था जैसे कि आप सिस्टम ऑफ यूनिट्स हर एक जगह अलग अलग था। जैसे CGS था, पहले FPS था,
MKS होता था। तो ये अलग 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 क्या होता था, यूनिट्स होता था। ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स है अलग अलग। अब बताइए कि ये जो अलग अलग यूनिट्स है सिस्टम का, ये सिस्टम से बहुत ही कन्फ्यूजन होता था। अब मान लो कोई ये फॉलो कर रहा है, कोई ये फॉलो कर रहा है, कोई ये फॉलो, तीनों में बनेगा नहीं। जैसे कि अभी हम लोग हिंदी, बिहार इंडिया में लगभग लोग हिंदी बोलते हैं, चाइना में चाइनीज़ बोलते हैं। तो अब मान लो हम चाइनीज़ चलाने चले जाएंगे तो हम कैसे बात करेंगे उनसे? तो उसके लिए एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बना दिया कि इंग्लिश में हम लोग बात कर सकते हैं, हम लोग एक दूसरे की भाव को प्रकट इंग्लिश के थ्रू कर सकते हैं। उसी तरह से ये जो है, ये अलग अलग जगह का अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। तो अब कहीं से हम इंटरनेशनली कोई भी चीज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो हम कैसे मंगाएंगे? तो उसके लिए एक स्पेशल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया गया जिसे हम SI यूनिट, या उसे हम क्या कहते हैं, SI यूनिट या सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट कहते हैं। ये कब डेवलप किया गया था? 1971 में किया गया था। ठीक है। SI lists 7 base units as in the below table. Along with it, there are 2 units, radian और unit for parallel angle, steradian. They both are dimensionless. इस ये क्या, ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम लोग SI यूनिट देखें, इसमें 7 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं और 2 अलग सिस्टम यूनिट्स हैं। जैसे कि यहाँ पे 7 टेबल दिया गया, आप टेबल से देख सकते हो। यहाँ पे 7 यूनिट्स दिया है। जैसे लेंथ का मीटर होता है, मास किलोग्राम, टाइम सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन, और सिस्टम ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, और इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी कैंडेला। ये 7 जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, ये फंडामेंटल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है और ये SI सिस्टम है। इट मीन्स कि ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। अगर इसके अलावा भी FPS MKS होता है, वो हम शायद आगे देखेंगे। तो इस तरह से, या FPS MKS जानते ही होंगे। इसके अलावा ये जो 7 लेने के अलावा 2 और सिस्टम ऑफ यूनिट्स लिए गए। इस 7 के अलावा क्या लिए गए? 2 और सिस्टम ऑफ यूनिट्स लिए गए। अब वो कौन से देख लेते हैं। पहला है रेडियन। पहला क्या है? रेडियन, और दूसरा क्या है? स्टेरेडियन। हम लोग ये 7 देख लिए। इस 7 के अलावा 2 और यूनिट्स लिए गए। कौन कौन? रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन क्या है? प्लेन एंगल का यूनिट होता है, और स्टेरेडियन क्या होता है कि सॉलिड एंगल का यूनिट होता है। ये रेडियन और स्टेरेडियन इस दोनों का होता है। अब ये इसको अलग क्यों रखा गया? इसको इसलिए रखा गया क्योंकि ये जो 7 है, ये इसमें डायमेंशंस होते हैं। ये क्या है? इसमें इन 7 में डायमेंशन होता है। अब डायमेंशन क्या होता है तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे डायमेंशन क्या होता है। बस अभी जान लीजिए कि इस 7 जो यूनिट्स है इसमें क्या होते हैं? डायमेंशन होते हैं। लेकिन ये जो दोनों है, रेडियन और स्टेरेडियन, ये डायमेंशन लेस होते हैं। इसीलिए इस दोनों को उन 7 से अलग रखा गया। इसका कुछ फॉर्मूलाज भी दिए गए हैं कि प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप जानते ही होंगे, थीटा बराबर होता है L/R। ये तो हम जानते हैं, थीटा बराबर L/R होता है। और इसका ओम बराबर होता है क्या? एरिया/R। ये तो आप जानते ही होंगे। ये फॉर्मूला आपको दिया गया है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? दूसरे टर्म में आपको दिया गया है। ठीक है, वो देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया। वैसे आप इसको, ये सब आप जानते ही होंगे। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ। हाँ, तो इसका दिया है डी थीटा बराबर DS/R। DS मतलब कि ये आर्क हो गया। ये आर्क DS मान है और ये एंगल D थीटा मान है, और ये रेडियस R है। तो इसीलिए D थीटा बराबर क्या माना है? DS/R। और ये सॉलिड एंगल, तो देखेंगे सॉलिड एंगल क्या होता है। जैसे आप मान लीजिए कोन बनाते हो ना, तो ये इस टाइप का, ये इस टाइप का, यहाँ पे जो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, इसे ही सॉलिड एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल। इसका जो यूनिट होता है स्टेरेडियन होता है। इसका फॉर्मूला होता है, इसका एरिया, ये जो ऊपर वाला है इसका एरिया, और ये जो है इसका जो ये डिस्टेंस है, रेडियस है, इसका स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। तो इसका एरिया यहाँ पे माना है DA, और ये डिस्टेंस R माना है, और ये एंगल जो है, ये वाला एंगल, उसे D ओम माना है। तो D ओम बराबर क्या हो जाएगा? DA/R², जिसका यूनिट स्टेरेडियन होता है। ये थोड़ा सा डेफिनेशन था। अब आते हैं मेजरिंग ऑफ लार्ज डिस्टेंस। हम बहुत बड़े डिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे। तो यहाँ पे मेजर करने का पैरेलक्स मेथड को बताया गया। इसको तो मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या किया गया? पैरेलक्स मेथड को बताया गया। ठीक है, तो उसे हम लोग जानेंगे कि पैरेलक्स मेथड क्या होता है। तो पैरेलक्स इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिफरेंस इन द अपीरेंट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यूड अलोंग 2 डिफरेंट लाइन्स ऑफ साइड्स एंड इज मेजर्ड बाय द लेंथ और सेमी एंगल्स और इंक्लाइन बिटवीन दोज 2 लाइन्स। डिस्टेंस बिटवीन ऑन द 2 व्यू पॉइंट्स इज कॉल्ड बेसिस।
अब देखे होंगे कि जैसे यहाँ पे फिगर भी दिया है, बनाने की ज़रूरत है ही नहीं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक पेन है, ये एक पेन है, इसको इधर से देखा गया। तो अब हम इधर से व्यू पॉइंट ए से देखेंगे तो हमको लगेगा कि पेन क्या है, ये जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर के आगे पेन है। लेकिन जब हम यहाँ से देखेंगे तो ये लगेगा कि रेड कलर के पीछे से, क्योंकि हम अलग अलग तरीके से एंगल बना के देखते हैं तो हमको जो ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट डिस्टेंस पे दिखते हैं। जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो, ऐसे दिखता है हमको। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसका हम एंगल बना सकते हैं। ये जो चेंज होता है ना डिफरेंस, एपरेंट, यहाँ पे क्या लिखा है, एपरेंट पोजीशन। हम लोग जो व्यू पॉइंट बदलने से इस पेन का, इट मीन्स इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस बदल रहा है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलैक्स कहते हैं। ये क्या होता है, पैरेलैक्स कहते हैं। और ये जो व्यू पॉइंट है, ये दो अलग अलग व्यू पॉइंट से जिसको देखते हैं, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग बेसिस कहते हैं। समझ में आ गई। अब हम लोग इसका यूज देखते हैं। पैरेलैक्स अभी समझ में आ गया, और पैरेलैक्स के थ्रू हम लोग इसका कैसे इसका पैरेलैक्स से डिस्टेंस मेजर किया जाता है उसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, हम लोग इसको देखते हैं। अब यहाँ पे मेथड से हम लोग देखेंगे कि कैसे पैरेलैक्स मेथड से हम लोग किसी भी चीज़ को मेजर करेंगे। तो यहाँ पे कोई मान लेते हैं कि इसका मान लिया कोई एस जो है, एस एक प्लैनेट है। एस क्या मान लिया, कोई प्लैनेट है, और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट से देख रहे हैं। और ए और जहाँ व्यू पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बेसिस कहते हैं, इसीलिए इसका नाम बी रख दिए। और इसके बीच का डिस्टेंस हम लोग मान लिए कि जहाँ से हम लोग देख रहे हैं उसके बीच का डिस्टेंस डी है, और इसके बीच का डिस्टेंस डी है। तो हम अलग अलग व्यू पॉइंट से देखेंगे तो उसके बीच का एंगल जो बनेगा उसे हम क्या मान लिए, थीटा मान लिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है, अगर यहाँ पे हम थीटा मान ले तो ये थीटा और ये थीटा बराबर है। आप और ये डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा। ये आप हमेशा जानते होंगे, ये डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा, और ये एंगल बराबर होगा। और ये डिस्टेंस बराबर नहीं भी हो सकता इन केस ऑफ कंडीशन। अगर कुछ कंडीशन को करेंगे तो ये बराबर नहीं हो सकता, लेकिन हमेशा ये क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि हम लोग अपोजिट एंगल जो होगा, जो एक दूसरे क्रॉस करते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं। हम 11th के मैथमेटिक्स में, 9th के मैथमेटिक्स आप ये पढ़े होंगे कि अपोजिट एंगल जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो ये एंगल जो बराबर, तो हमको क्या हो जाएगा, ये एंगल हम थीटा मान लिया। ठीक है, अब देखिए कि अगर ये जो डिस्टेंस है बहुत ही ज़्यादा होता है, अगर हम यहाँ से अर्थ से सन की बात करें और हम अलग अलग जगह से सन को देखेंगे, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, ये सन है, तो हम यहाँ से देख रहे हैं और ये देख रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस, ये हो गया व्यू पॉइंट आपका, इस डिस्टेंस से बहुत ही ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि अपोजिट साइड से देख रहे हैं, तो अपोजिट साइड से मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो इसके बीच का डिस्टेंस होगा 6300 किलोमीटर, होता है ना। इसका अर्थ का डायमीटर 126 किलोमीटर के आसपास, 12600 किलोमीटर के आसपास ऐसा कुछ होता है। अब ये होता है 15 करोड़ किलोमीटर। तो 15 करोड़ के रिस्पेक्ट में ये बहुत ही कम हुआ। तो इसमें हम इसे अगर मान लेते हैं, ये आर्क हम इसको मान सकते हैं, आर्क इसे हम मान सकते हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। हम इसे क्या कर सकते हैं, आर्क मान सकते हैं। एक सेकंड, ये रेज कर लेते हैं इसको। अब जो है आप इसे आर्क मान सकते हो, तो क्योंकि ये डिस्टेंस जो है बहुत ही कम है, ये डिस्टेंस बहुत ही छोटा है किससे, इस डिस्टेंस से, इसीलिए हम इसे आर्क मान सकते हैं। कैसे मान लें, थोड़ा सा हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर ये है और हम ये डिस्टेंस को लेंगे, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन को लेंगे, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इस आर्क के बराबर है। अगर डिस्टेंस बहुत, अगर जैसे कि हम बहुत बड़ा सर्कल, जैसे कि ये सर्कल लेते हैं, इसमें छोटा सा होगा, अगर यहीं पर बड़ा लें सर्कल, तो इसका ये जो लाइन होगा, जैसे कि ये लाइन देख लें, तो ये लाइन क्या होगा, आर्क के बराबर होगा। तो जब जैसे जैसे जितना बड़ा सर्कल बनाइएगा आप, उसका जो आर्क है बहुत ही स्ट्रेट बनेगा। अगर छोटे छोटे आर्क लेंगे तो वो क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रेट होगा। ये आप 9th में होगा, यानी तो आप प्रैक्टिकली देख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, आर्क के बराबर होगा, इस डिस्टेंस से बहुत छोटा होने के कारण। तो ये आर्क बड़ा होगा, तो थीटा बराबर हम पढ़ चुके हैं L/R, है ना। पीछे हम पढ़ चुके हैं थीटा बराबर L/R। थीटा बराबर L की जगह क्या है, B, और R की जगह क्या है, D। तो इस थीटा के जगह क्या हो जाएगा, B/D। हमको फाइंड क्या करना है, D। तो D बराबर क्या आ जाएगा, B/,
थीटा क्या आ जाएगा, डी बराबर यही डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है ना, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, बी बाय थीटा। हमको व्यू पॉइंट का डिस्टेंस और उस पर एंगल बनने वाले एंगल का हमको पता है, तो हम क्या कर लेंगे, इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे। यही है पैरेलक्स मेथड से हम किसी भी चीज़ की निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है इस बॉक्स में आपको दिया हुआ है। एस क्या है, पोजीशन ऑफ प्लैनेट है, टी डिस्टेंस बिटवीन, ये आप आगे हाँ देख सकते हो, नोट्स बनाओगे तो आपको ये समझ में आएगा, मैंने बता दिया इसको। ठीक है, अब जो है एक और इसका मेथड्स दिया है कि सिमिलरली अल्फा इज इक्वल टू डी बाई डी। अब इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पे अल्फा कह रहा है कि एंगुलर साइज ऑफ द प्लैनेट है सबटेंडेड बाय द अर्थ। अब एक चीज़ मानो, हम कर क्या रहे हैं, थोड़ा सा मैं इसको अलग बता रहा हूँ। अब ये है क्या, जैसे मान लेते हैं ये प्लैनेट है, ये क्या है, प्लैनेट है, इसका ये डायमीटर होगा। अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, हम व्यू पॉइंट चेंज नहीं कर रहे हैं, हम अलग अलग चीज़ को देख रहे हैं। हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इधर से इसको देख रहे हैं। हम पहले जो थे व्यू पॉइंट को बदल रहे थे, अब व्यू पॉइंट को हम बदल नहीं रहे हैं। तो व्यू पॉइंट को नहीं बदल रहे हैं तो हम क्या हो रहा है, हमका सीधा सीधा यही निकल रहा है, और ये कहीं ना कहीं पीछे वाला से डिनोटेड है। हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, व्यू पॉइंट को बदल रहे थे। अब यहाँ पे ये अगर व्यू पॉइंट मान लेते हैं तो ये और ये एंगल हो जाएगा और ये व्यू पॉइंट हो जाएगा। सिमिलरली वही केस यहाँ पे आ रहा है कि हम ये प्लैनेट को क्या कर रहे हैं, एक ही टेलीस्कोप से देख रहे हैं, लेकिन अलग अलग जगह, एक ही जगह से अलग अलग चीज़ को देख रहे हैं। तो इसके कारण टेलीस्कोप पे एक एंगल बनेगा, और ये क्या होगा, डायमीटर ऑफ प्लैनेट होगा, और डी होगा, उससे अल्फा मान लेते। इसके क्या मानते हैं, अल्फा, क्योंकि पहले हम थीटा मान चुके थे, तो इसलिए हम इसे अल्फा, तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, ये डी बाई डी हो जाएगा। सिंपल सी बात है, वही यहाँ पे बताया गया है कि अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, डी बाई डी, सॉरी, और यही था आपका ये वाला चीज़ है, अल्फा बराबर डी बाई डी। आप नोट्स बनाओगे आपको समझ में आ जाएगा, मैंने समझा दिया। जहाँ पे डी क्या है, डायमीटर ऑफ द प्लैनेट एक्सेट्रा। ठीक है, अब मेजरिंग वेरी स्मॉल डिस्टेंस। अब क्या करें, हम तो लार्ज डिस्टेंस को मेजर कर लिए, अब हम मेजर करेंगे स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करेंगे। ठीक है, टू मेजर डिस्टेंसेज लो एज साइज और मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आर यूज। हम जब छोटे छोटे चीज़ों को देखते हैं तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करके हम छोटे छोटे चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, दीज कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स बीम्स कंट्रोल बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये कैसे काम करता है, ये इलेक्ट्रॉन के इससे इलेक्ट्रॉन का बीम्स निकलता है और ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा कंट्रोल होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन ऑफ 0.6 एंगस्ट्रम। इट मीन्स कि ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसे 0.6 एंगस्ट्रम को भी ये रिजॉल्व कर पाएगा, इतना पावरफुल होता है। ठीक है, और ये ए का पावर, ए के ऊपर जो 0 होता है मीन्स कि ये वाला साइन एक, इसे एंगस्ट्रम पढ़ते हैं। ठीक है, सब छोटी छोटी चीज़ें क्लियर करते जाएंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एबल टू रिजॉल्व एटम एंड मॉलिक्यूल्स व्हाइल यूजिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, इट पॉसिबल टू एस्टिमेट साइज ऑफ मॉलिक्यूल। एटॉम, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है, ये आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप किसी भी एटम और मॉलिक्यूल को इजीली देख सकते हो, और इससे और टनलिंग माइक्रोस्कोप से आप उसका साइज का एस्टिमेशन कर सकते हो। आप यहाँ पे 2 माइक्रोस्कोप इंट्रोड्यूस कराया गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और टनलिंग माइक्रोस्कोप। ऑब्जेक्टिव यहाँ से आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू क्या कर सकते हो आप एस्टिमेट ऑफ साइज, एस्टिमेशन ऑफ डायमीटर ऑफ एटम या व्यू ऑफ एटम। तो इससे क्या कर सकते थे हम, इससे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसी चीज़ का एस्टिमेशन नहीं कर सकते। हम जस्ट इसके क्या करेंगे, इसके एटम को सिर्फ देख सकते हैं, बट अगर हमको मेजर करना होगा उसके साइज वगैरह सबको, तो हमको टनलिंग माइक्रोस्कोप का रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अब हम एस्टिमेट से आए, जैसे कि हम लोग तो वो हो गया एक देखने की, एस्टिमेट हम अब प्रैक्टिकली कैसे देखेंगे। तो एस्टिमेट प्रैक्टिकली अगर आप देखने के लिए क्या करेंगे, हमको एक ऑयलिक एसिड की ज़रूरत पड़ेगी। हमको क्या दिखेगी, ऑयलिक एसिड की ज़रूरत पड़ेगी, और ऑयलिक एसिड का एक साबुन की तरह उसका लिक्विड होता है। साबुन की तरह क्या होता है, वो लिक्विड होता है, जिसका मॉलिक्यूलर साइज क्या होता है, 10 के पावर -9 मीटर के आसपास होता है। इसमें 10 एंगस्ट्रम के आसपास उसका साइज होता है। अगर हम एंगस्ट्रम पे लिखें या 10 का पावर -9, क्योंकि 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 का पावर -10 मीटर। ये सब छोटी छोटी चीज़ें, ये सब आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में फिजिकल मैथमेटिक्स बनाने में बहुत सारे यूजेज आएंगे इसके। ठीक है, तो
इसका साइज इस तरह से होता है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, ये हो गया ऑयलिक एसिड को। ऑयलिक एसिड डिजॉल्व 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑयलिक एसिड इन अल्कोहल टू मेक अ सॉल्यूशन ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब। आपको करना, अच्छा एक काम कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसमें जिस तरह से कह रहा है, अगर आप प्रैक्टिकल करना, ये प्रैक्टिकल एक्चुअली कि हम लोग को कैसे कैसे करना चाहिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप इसका इस तरह से, आपका इधर भी है क्या, नहीं, हाँ इधर भी है। तो पहले एक आप इसका स्क्रीनशॉट कम्प्लीटली ले लो, मैं इसको इरेज कर देता हूँ और इसको आप प्रैक्टिकली जैसे जैसे बोल रहे हैं आप प्रैक्टिकली कर लेना, ठीक। ले लिए और एक इसका कैलकुलेशन यहाँ दिया है आपको, इतना का आप ये इस तरह से कैलकुलेट करके आप उसको निकाल सकते हो, ठीक है। ये प्रैक्टिकल इस तरह से करना है, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूँ मैं थोड़ा सा, ये हो गया, ये हो गया, हाँ ठीक है। हम लोग देखते हैं अब स्पेशल लेंथ यूनिट्स। अब स्पेशल लेंथ, जैसे कि मैंने बताया कि एक एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है, तो एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो आपको एक यहाँ पे आप देख सकते हो एक एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है 10⁻⁻10 मीटर। उसी तरह से आपसे पूछ देगा फर्मी मीटर में कितना, एक फर्मी मीटर बराबर, एक फर्मी मीटर 10⁻⁻15 मीटर। और 9th में आप पढ़े होंगे, आई होप आपको याद होगा, एटो, फेम्टो, पीको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पीटा, एक्जा। ये भी मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स लेंथ ही है कि एक एक्जामीटर में कितना होता है, एक एटोमीटर में क्या होता है, एक फेम्टोमीटर में कितना होता है। उसी तरह से उतना नहीं दिया इसमें, बस छोटा छोटा इसमें फर्मी मीटर एक स्पेशल नाम दिया है कि एक फर्मी मीटर में कितना मीटर होता है। तो एक फर्मी मीटर में 10⁻⁻15 मीटर होता है, एक एंगस्ट्रम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है मैं ये बता देता हूँ। डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, उतना ही एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। तो सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कितना है 1.496 × 10⁻11 मीटर। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। और ये एक एवरेज डिस्टेंस होता है, ये क्या है, एक एवरेज डिस्टेंस। अब एवरेज डिस्टेंस क्या होता है, आपको इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब होता क्या है कि ये अर्थ जो है, आप अगर आप पढ़े होंगे 9th का फिजिक्स, तो उसमें ग्रेविटेशन में पढ़े होंगे केपलर लॉ। केपलर ने क्या कहा था, अगर नहीं पढ़े हैं तो 11th में भी 8वां चैप्टर है आपका केपलर का नियम। केपलर ने क्या कहा था कि कोई भी प्लैनेट जो है वो क्या कर रहा है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में, जैसे अर्थ है तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। और इलिप्स का 2 फोकस होता है, क्या होता है, 2 फोकस। जैसे सेंटर का, सर्कल का एक सेंटर होता है ना, उसी तरह से अगर आप इलिप्स पढ़ोगे तो इलिप्स में 2 फोकस होता है, जिसे फोकी कहा जाता है। तो इस दोनों फोकी पे इस फोकी पे क्या होता है, सन होता है। एक इस फोकस पे क्या होता है, सन होता है। और एरियल वेलोसिटी क्या होता है, इसका बराबर होता है, ठीक है। ये केपलर ने कहा था, ये आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। अब देखिए, अगर सन यहाँ पे है, अगर अर्थ सन तो मूव नहीं कर रहा, सन क्या कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है, अर्थ मूव कर रहा है। तो अर्थ अगर यहाँ पे है तो इसका डिस्टेंस सबसे कम होगा, और अर्थ अगर यहाँ पे है तो इसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो इसी तरह से अलग अलग अगर मोशन होगा तो अलग अलग जगह पे क्या होगा, अलग अलग डिस्टेंस होगा। तो इसके लिए इसने एवरेज डिस्टेंस लिया, ऐसा नहीं कि अलग अलग डिस्टेंस है। आप गूगल कर सकते हो, द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ एंड द फारेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। ये आप गूगल करके देख लेना क्या क्या होता है, ठीक है। ये एक एवरेज है, ठीक है। लाइट ईयर, तो लाइट ईयर क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर विद वेलोसिटी इतना। हम लाइट का वेलोसिटी जानते हैं, लाइट का वेलोसिटी कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अगर मीटर पर सेकेंड बदलेंगे तो 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है एक लाइट का स्पीड। और ये एक साल में अगर हम मान लो कि 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हम दौड़ रहे हैं, तो 1 घंटा में कितना जाएंगे, 4 किलोमीटर। उसी तरह से 2 घंटा में कितना जाएंगे, 8 किलोमीटर। उस तरह से अगर एक लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से 1 साल तक लगातार ट्रेवल करते रहे, तब कितना दूर जाएगा, तो हो जाएगा 9.46 × 10⁻11 मीटर। और 1 साल में इतना दूरी वो तय करेगा, ठीक है। अब आता है एक पारसेक। पारसेक क्या होता है, पारसेक डिस्टेंस एट विच एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट सबटेंडेड एट एंगल ऑफ 1 आर्क। अच्छा, इसको ये जो है डिस्टेंस एट विच एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट
सबटेंडेड एंड एंगल ऑफ 1 आर्क। ये आपको आगे समझने को मिलेगा, अभी मैं समझाऊंगा कि आपको दिक्कत हो जाएगी। तो एक पार्सेक बराबर सिंपल से याद कर लीजिए 3 × 3.08 × 10⁻16 मीटर, इतना होता है एक पार्सेक में, इतना मीटर होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब है मेजरमेंट ऑफ मास। मास का मेजरमेंट कैसे करते हैं? ठीक है, मास इज यूजुअली मेजर्ड इन टर्म ऑफ किलोग्राम, बट एटॉम एंड मॉलिक्यूल्स अनफिल्ड एटॉमिक मास यूनिट इज यू। अब होता है क्या कि मास को तो हम लोग जनरली किलोग्राम में मेजर करते हैं, लेकिन अगर हम एटम की बात करेंगे तो एटम को हम लोग यू में लिखते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? यूनिफाइड एटॉमिक मास। यू मतलब क्या होता है? यूनिफाइड मास यूनिट। उसे क्या कहते हैं? यू मतलब होता है यूनिफाइड। यू का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड। आप देखे होंगे जब एटॉमिक का मास देखे होंगे तो उसमें यू वगैरह सब होता है, तो यू मतलब यूनिफाइड होता है। और 1 U इज इक्वल, अगर कार्बन जानते हैं C612 होता है ना। सी का कार्बन का परमाणु संख्या अच्छा और परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, इसके समस्थानिक संबारिक दोनों होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसका जो मास ऑफ एटम है, मास ऑफ एटम कार्बन का कितना होता है? मास 12 होता है। तो एक एटम का क्या हो जाएगा? एक यूनिफाइड का 1/12 हो जाएगा। ये हो जाएगा कार्बन का, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। एक कार्बन की बात कर रहे हैं। और एक इलेक्ट्रॉन की बात, मास कितना होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है, नहीं यहाँ पे थोड़ा सा गलती यहाँ पे होता है, इसका होता है 9.1 × 10⁻31 kg होता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है, 9.1 × 10⁻31 kg होता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम यूजिंग बैलेंस ऑफ फॉर नॉर्मल वेट्स, मास ऑफ प्लैनेट इज मेजर्ड यूजिंग ग्रेविटेशनल मेथड एंड मास ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स आर मेजर्ड यूजिंग मास स्पेक्ट्रोग्राफ, रेडियस ऑफ ट्रेजेक्टरी प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ चार्ज। जो हम मास ऑफ बहुत बड़े बड़े प्लैनेट्स की देखें, मास ऑफ अर्थ, अगर हम आपको 8 चैप्टर में ग्रेविटेशन पढ़ाएंगे तो ग्रेविटेशन हम लोग कैलकुलेशन ऑफ मास अर्थ भी देखेंगे, मास ऑफ अर्थ। उसके ऊपर हम वीडियोज भी बना चुके हैं कि अर्थ का मास कितना होता है। और अगर सन की बात होगा तो सन का मास को भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, किसके थ्रू? ग्रेविटेशन के थ्रू। तो आपको हम 8 चैप्टर में हम लोग देखेंगे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, और जब एटम की बात करो कि एटम के मास को कैसे कैलकुलेट, तो मास स्पेक्ट्रोग्राफ से उसे कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि रेडियस ऑफ ट्रेजेक्टरी इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ चार्ज होता है। और इसको यूज करके हम लोग मास का या पार्टिकल का हम लोग क्या कर लेंगे, उसका मास फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए हमें मास रेंज दिया है। मास क्या दिया है? रेंज। जैसे कि आप देखे होंगे, मैंने अभी भी बताया कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg। अब देखिए 9.1 जो है लगभग 10 है, तो 10 × 10⁻31, तो ये 10 क्या कर देगा? एक जोड़ेगा, तो एक जोड़ेगा तो -31 + 1 कितना हो जाएगा? 10⁻30 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका मास का वो रेंज आ गया है ना। तो ये एक रेंज बता रहा है कि इसका मास किस रेंज में होगा, इससे आप कैलकुलेट इसका दे सकते हैं। तो इसका ये टेबल है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट्स बना लेना इसको, है ना। इसको मैं टेबल इस तरह से अरे दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा होगा, तो आप ले सकते हैं। रेंज ऑफ टाइम का भी आ गया। तो इस तरह से इसका मास होता है, मास रेंज होता है। ले लिया आप। चलिए आप जैसे ग्रैप्स का मनुष्य का द्रव्यमान यहाँ पे दिया। देखिए मनुष्य का द्रव्यमान में 10⁻2 दिया। इट मीन्स कि मनुष्य का द्रव्यमान 100 किलो के आसपास नहीं होता। अब बच्चे की बातें अलग होगी, बच्चा का 20-30 किलो होता है, लेकिन वो एक्चुअली ये रेंज है। रेंज मतलब आप देखे होंगे, आप मैथ्स में पढ़े होंगे 11th के मैथ्स में, आप देखे होंगे रेंज डोमेन, रेंज ग्राफ में पढ़े होंगे, रिलेशन फंक्शन में डोमेन होता है, रेंज होता है, तो वही रेंज ले रहा है। ये 10⁻2 होता है। तो इस तरह से इसका होता है। इस तरह से आप इसको याद कर लेना, देख लेना। बोइंग एयरक्राफ्ट जो बोइंग 747 है, ये सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट होता है। इसमें बहुत सारे पैसेंजर एक बार में बैठ सकता है। तो उसका वजन कितना होता है? 10⁸ किलोग्राम के आसपास होता है। मून का 10⁻23 किलोग्राम के आसपास, अर्थ का 10⁻25 किलोग्राम के आसपास, सन का 10⁻30 किलोग्राम के आसपास, और मिल्की वे का 10⁻41 किलोग्राम के आसपास। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, इस पूरे यूनिवर्स का 10⁻55 किलोग्राम ये हो सकता है। अब है मेजरिंग ऑफ टाइम।
ठीक है। फोर्थ डायमेंशन है अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टाइन, है ना। चलिए टाइम को हम लोग मेजर करते हैं क्लॉक के थ्रू, और एक स्टैंडर्ड क्लॉक जो होता है वो एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। हम लोग जो दीवार में घड़ी लटकाते हैं और उसमें सेकंड मिनट आवर होता है, वो एक्यूरेट नहीं होता। वो क्या होता है, एक्यूरेट नहीं होता है 1-2 सेकेंड का बहुत उसमें फ़र्क हो जाता है। लेकिन एटॉमिक स्टैंडर्ड टाइम में इससे बहुत बहुत कम चेंजेस होता है। वो देखेंगे हम लोग कि इज़ यूज्ड विच इज़ मेजर्ड बाय सीजियम और एटॉमिक क्लॉक। हम लोग अगर स्टैंडर्ड टाइम की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड टाइम किससे मेजर किया जाता है, एटॉमिक स्टैंडर्ड टाइम से मेजर किया जाता है। और ये एटॉमिक स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, सीजियम से बना होता है। सीजियम मतलब इसी को ही एटॉमिक क्लॉक कहते हैं। In cesium clock, a second is equal to इतना vibration of radiation from the transition between two happily labeled cesium 133 atom। कहने चाह रहा है कि जैसे हम 1 आवर की बात करें तो हमारा जो वॉल क्लॉक होता है तो 1 आवर को वो 60 मिनट्स में डिवाइड कर देता है और 60 मिनट को 60 सेकेंड में। ठीक है, अब सेकंड को डिवाइड करने वाला उसमें नहीं होता। लेकिन एटॉमिक क्लॉक की अगर हम बात करें तो वो सेकंड को ना, एक सेकंड को 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन 91,926,000 यही होगा ना। 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन बिलियन 10 बिलियन, ओ सॉरी 91 बिलियन 92 मिलियन 631,770 इतना पार्ट्स में इसको एक सेकंड को डिवाइड करें। इस तरह से हम 1 आवर को 60 मिनट में डिवाइड करते हैं ना, और 1 मिनट को 60 सेकंड में, और ये 1 सेकंड को इतना पार्ट में डिवाइड कर देता है कौन, सीजियम एटम। आप सोच सकते हो कितना एक्यूरेट होगा, कितना ये फाइन होगा। ठीक है, इस तरह से सीजियम एटॉमिक वर्क करता है। और ये जितने भी आपको सैटेलाइट या स्टैंडर्ड टाइम होता है सब एटॉमिक क्लॉक से मेजर किया जाता है। इसमें सीजियम 133 एटम को यूज किया जाता है। सीजियम क्लॉक वर्क्स ऑन वाइब्रेशन ऑफ सीजियम। ये किस पे वर्क करता है, वाइब्रेशन ऑफ सीजियम पे का वर्क करता है। एटम विच इज सिमिलर टू वाइब्रेशन ऑफ बैलेंस व्हील इन अ रेगुलर रिस्ट वॉच एंड क्वार्ट्ज ग्लास एंड क्वार्ट्ज रिस्ट वॉच। जिस तरह से आप जिस तरह से वाइब्रेशन उसी तरह से काम करता है जिस तरह से आप में देखे होंगे कि व्हील होता है ना, किसमें आप क्वार्ट्ज ग्लास देखे होंगे या क्वार्ट्ज क्रिस्टल रिस्ट वॉच देखे हैं ना, रिस्ट वॉच मतलब कलाई की घड़ी, उसमें व्हील होता है ना, इस तरह से उसमें खान ये होता है और वो घूमता है, उसी के पे ना वो घड़ी दिखाता है। उसी तरह से ये भी बैलेंस होता है। ठीक है, नेशनल स्टैंडर्ड टाइम एंड फ्रीक्वेंसी इज मेंशन्ड बाय 4 एटॉमिक क्लॉक्स। ये जो होता है नेशनल स्टैंडर्ड टाइम, ये क्या होता है 4 एटॉमिक क्लॉक से इसको मेंशन किया जाता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज मेंटेन बाय द सीजियम एटॉमिक एट नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली। अब देखेंगे ये जो होता है ये 4 एटॉमिक क्लॉक से मेंटेन किया जाता है, कहीं किसी का डिफरेंस ना हो। ठीक है, 4 एटॉमिक क्लॉक यूज किया जाता है। इंडिया में भी स्टैंडर्ड टाइम भी इसी एटॉमिक क्लॉक के थ्रू माना जाता है। और ये कहाँ पे है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, इसे शॉर्ट में NPL बोलते हैं, और जो कि न्यू दिल्ली में है। वहाँ से हम लोग इसको इंडिया का तो एक ही स्टैंडर्ड टाइम है ना, उसको वहाँ से हम लोग को एक्यूरेट टाइम वहाँ से मिलता है। ठीक है, सीजियम क्लॉक का वेरी एक्यूरेट एंड अनसर्टेनिटी लॉ बिटवीन वेरी लॉ 1 पार्ट ऑफ 2033 विच मीन्स नॉट मोर देन 3 माइक्रो सेकेंड आर लॉस्ट और गेंड इन अ ईयर। कहने का मतलब ये है कि देखिए आप पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे कि एक प्रिंसिपल है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? वो प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी चीज़ आप 100% नहीं कर सकते। अगर आप इतना छोटा लेंथ ही मेजर कर रहे हो ना, तो ये लेंथ मेजरमेंट 100% हो ही नहीं सकता। नाम ही है उसका अनसर्टेनिटी कुछ ना कुछ अनएक्यूरेट होगा ही होगा। तो उसी तरह से स्टैंडर्ड एटॉमिक क्लॉक में भी कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होगा ही होगा। और वो अनसर्टेनिटी कितना होता है, 1 पार्ट ऑफ 10 का पावर 13 मीन्स 1 सेकेंड का 10 का पावर 13वां पार्ट क्या होगा, इतना छोटा अनसर्टेनिटी हो सकता है। ये आप इसे लॉस्ट या गेन कर सकते हो एक साथ में, बस इतना 1 सेकेंड का 10 का पावर 13वां भाग, और से आप इतना अनसर्टेन ये होता है। ठीक है, अब है रेंज ऑफ टाइम। अब जैसे कि रेंज ऑफ मास देखे तो उसी तरह से रेंज ऑफ टाइम, इसका स्क्रीनशॉट आप पहले ले चुके हो। ठीक है, और ये रेंज ऑफ टाइम मतलब क्या कि लाइफ स्पेन ऑफ मोस्ट अनस्टेबल पार्टिकल और मोस्ट अनस्टेबल पार्टिकल का जो लाइफ होता है वो कितना देर का होता है, 10 का पावर -24 सेकेंड का होता है। एक्सरे का पीरियड, एक्सरे ऐसे होता है ना, इसका एक पीरियड कितना का होता है, तो 10 का पावर 19 सेकेंड का होता है। पीरियड ऑफ लाइट वेव का टाइम पीरियड क्या होता है, 10 का पावर -15 सेकेंड
सेकेंड होता है। पीरियड ऑफ रेडियो वेव 10⁻⁶, पीरियड ऑफ साउंड वेव 10⁻3, विंक ऑन एन आई 10⁻1, विंक ऑफ आँख को झपकते हैं तो 10⁻⁻1 सेकेंड लगता है आँख को झपकाने में, लगभग ये रेंज बता रहा है, ठीक है। ट्रेवल टाइम ऑफ लाइट फ्रॉम मून टू अर्थ 10⁻0 मतलब 1 सेकेंड लगता है। क्यों लगता है देखिए, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप सब समझ जाओगे। अब देखिए कि अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस कितना है, 3,84,000 किलोमीटर है। अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस कितना है, 3,84,000 किलोमीटर है। 2,84,000 3,84,000, 3 लाख शायद 3,84,000 है, ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट कितना है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इतना किलोमीटर पर सेकेंड है और ये इतना किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर है। अब बताओ कि ये कितना देर में चला जाएगा। लाइट जो है मून से अर्थ पे कितना देर समय है, लगभग 1 सेकंड में, क्योंकि ये 3,84,000 है और ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। 84,000 जाने में कितना देर लगेगा, जब 1 सेकंड में वो 3 लाख किलोमीटर जाता है तो 84,000 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो लगभग 1 सेकंड उसको लगता है। इसीलिए यहाँ पे क्या दिया है, 1 सेकंड दिया है। यही होता है रेंज ऑफ टाइम। इसी तरह से सबका रेंज ऑफ टाइम मेजर दिया गया है, ठीक है। एक मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इसी तरह से इसको आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। इसमें और भी टाइम पीरियड, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर चाहो तो, हाँ इसका टाइम पीरियड ले सकते हो। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका टाइम पीरियड होगा, ठीक है। अब जो है, अब आगे है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और ये आप यहाँ से आपका एरर्स स्टार्ट हो जाता है। एरर्स के बाद हम लोग सिग्निफिकेंट को देखेंगे, सिग्निफिकेंट नंबर के बाद हम लोग डायमेंशन को देखेंगे। तो आज का जो आज हम यहीं तक रखते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग एक यहाँ से स्टार्ट करेंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट